आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोज्ड के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जिसके पार्टनर की मौत हो जाती है। अब उसे कैसे भी इस गुत्थी को सुलझाना है कि उसके पार्टनर को किसने मारा। मगर जब वो इस रास्ते पे निकलता है तो उसके सामने ऐसे छुपे हुए राज आते हैं जिनसे सबकी हालत खराब हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम इजाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो मैनुअल नाम के आदमी का इंतजार कर रही है। मैनुअल उसकी बहन का पति है। इजाबेल के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए अभी वो अपने बहन के घर पे रहती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मैनुअल पहुंच जाता है। मैनुअल को देखने के बाद इजाबेल खुश हो जाती है। ये दोनों जाने लगते हैं सबवे की तरफ। तभी रास्ते में इन्हें नेल्डो नाम का एक आदमी नजर आता है जो मैनुअल से बात कर रहा है। थोड़ी देर तक मैनुअल उसे नहीं पहचानता। तभी उसे याद आता है कि कुछ समय पहले जब मैनुअल जेल में था तब वहीं पर उसकी मुलाकात नेल्डो से हुई थी। ये दोनों बातें करने लगते हैं। इजाबेल को यहाँ पे ठीक नहीं लगता क्योंकि ये लोग एक क्लब के बाहर खड़े हैं। तब वो अकेली ही जाने लगती है सबवे की तरफ, इस भीड़ भड़ाके से दूर। जब वो चुपचाप वहाँ पर बैठी होती है तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो देखने में भी बहुत ही अजीब है। इजाबेल को लगता है कि आदमी उड़ रहा है। तब वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है। तभी मेट्रो आकर के रुक जाती है। मेट्रो के आने के बाद वो आदमी चला जाता है अंदर और अंदर से भी इजाबेल को देख रहा होता है। इजाबेल उसे देख रही है और धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इजाबेल की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो अंदर से बहुत परेशान है। तभी अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ के मेट्रो के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ पुलिस वाले भरे पड़े हैं। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है एस्कॉट। तब हमें पता लगता है कि एस्कॉट के पार्टनर की मौत हो गई है जिसका नाम है जोई। यहाँ पर जोई की पत्नी भी है जिसका नाम है जेनिन जो फूट फूट के रो रही है। तब एस्कॉट उसके पास जाता है और आश्वासन देने की कोशिश करता है ताकि जेनिन शांत हो जाए, मगर जेनिन की हालत खराब हो रही है। कहीं ना कहीं अब एस्कॉट बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि उसके पार्टनर की हत्या हुई है और खुलेआम किसी डिटेक्टिव को मार देना छोटी बात नहीं है। वो तुरंत वापस चला आता है अपने डिपार्टमेंट में। तब हम उसके सीनियर को देखते हैं जिसका नाम है लेफ्टिनेंट गैल्वे। गैल्वे जब एस्कॉट की ऐसी हालत देखता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो और मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बाहर जाओ और घूम करके आओ। जब तुम सही महसूस करने लगो तब तुम इस केस पे काम करना। एस्कॉट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जोई मेरा पार्टनर था और जब तक मैं उसके मौत की गुत्थी ना सुलझा लूं मैं शांत नहीं बैठ सकता। गैल्वे जानता है कि एस्कॉट कितना जिद्दी है। वो जिस काम को करने का ठान लेता है वो करके ही दम लेता है। गैल्वे उससे पूछता है कि अब तक तुम्हें क्या पता लगा है। एस्कॉट कहता है कि मेट्रो से निकलने के बाद मैं सीधा पहुंचा जोई के इन्फॉर्मर के पास जिसका नाम है वेलिस और मैंने उससे पूछताछ की। तब हमें पता लगता है कि जब एस्कॉट गया था वेलिस के पास तब वो पूछताछ कर रहा था तो वेलिस ने कुछ नहीं बताया। इस पे एस्कॉट भड़का और उसने बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई की वेलिस की, मगर वो ये बात गैल्वे को नहीं बताता। गैल्वे कहता है कि अब तक हमें क्या पता लगा है। एस्कॉट बताता है कि किसी ने उसका मर्डर किया है। वो जब सबवे के अंदर था तब उसके कमर में किसी ने चाकू मार दी और वो घाव इतना गहरा था कि उससे जोई की मौत हो गई। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। कातिल ने उसकी लाश को फेंक दिया रेलवे ट्रैक पे जिससे उसके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ गए। उसे पहचानना भी मुश्किल है, मगर मैं कैसे भी कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इतना कहने के बाद वो चला जाता है जोई की चीजों को देखने के लिए। जब वो सारी चीजों को देख रहा होता है तभी उस अंदर एक कैमरा नजर आता है। वो तुरंत कैमरे के फोटोज को बाहर निकालता है। प्रिंट होने के बाद उसे एक तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर में हम इजाबेल और मैनुअल को देखते हैं जो नेल्डो से बात कर रहे हैं। जिस समय वो लोग बात कर रहे थे यानी जोई वहीं पर मौजूद था और उसने इनकी फोटो खींच ली। एस्कॉट के पास अब एक यही सबूत है। वो सबसे पहले कोशिश करता है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं वो उनका पीछा करे और पता लगाने की कोशिश करे कि ये लोग क्या करते हैं। वो उन सारे लोगों के पीछे लगा हुआ है। तभी हम इजाबेल को देखते हैं मैनुअल के परिवार के साथ। जब ये सारे लोग बैठे होते हैं तब ये लोग इजाबेल से बात करते हैं। इजाबेल कहती है कि रात में जब मैं मेट्रो से आ रही थी तब मैंने एक चमत्कार देखा और ये चमत्कार बहुत ही प्यारा था। उसकी बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि ये चमत्कार सिर्फ तुमने देखा। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे ईश्वर पे भरोसा है और जिन्हें ईश्वर पे भरोसा होता है वही ऐसे चमत्कारों को देखते हैं। मगर कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि इजाबेल अपनी ही दुनिया में रहती है क्योंकि वो चर्च में काम करती है और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है। वो ज्यादातर लोगों से नहीं मिलती। इजाबेल आज पहुंचती है चर्च में पढ़ाने के लिए। तब एक बच्ची आती है उसके पास जिसका नाम है एलिसा। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। इजाबेल सच में एलिसा को पसंद करती है, इसीलिए आज वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर के आई है। ये गिफ्ट एक घोड़ा है जिसे देखने के बाद एलिसा बहुत खुश हो जाती है। ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं फिर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट अपने काम पे लगा हुआ है। उस तस्वीर में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं वो उन्हें हर तरफ से पकड़ रहा है और पकड़ने के बाद उन्हें इंट्रोगेट भी कर रहा है ताकि उसे जोई के केस से जुड़े कुछ तो सबूत मिले, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी बीच उसे कॉल आता है कि वेलिस के घर पे हमला हुआ है। जब ये घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वेलिस के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार दिया गया है। स्कॉट समझ जाता है कि ये माजरा बहुत बड़ा है। वेलिस जोई का खबरी था और थोड़े समय पहले ही स्कॉट ने उससे पूछताछ की थी तो वेलिस ने उसे कुछ नहीं बताया, यानी कि वेलिस कुछ जानता था और वो लोग नहीं चाहते कि वेलिस मुंह खोले, इसीलिए उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। स्कॉट को जितनी जल्दी हो सके इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा वरना ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। तभी हम इजाबेल को देखते हैं जो वीडियो कॉल पे होती है और उसके साथ साथ पूरा परिवार है। जिस लड़के से वो लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है जोस और जोस इजाबेल का पति है, मगर अभी वो आर्मी में है इसलिए इराक में उसकी पोस्टिंग हुई है। ये दोनों दूर ही रहते हैं ज्यादातर और हमेशा ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मगर इजाबेल को इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पति के लिए खुश है। तभी हम नाल्डो को देखते हैं जिसे उसका बॉस बुलाता है। उसके बॉस का नाम है ब्लैक। वो नाल्डो से कहता है कि जोई मर्डर केस के बारे में तुम कुछ जानते हो? नाल्डो कहता है कि नहीं। वो ब्लैक से पूछता है आखिर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ब्लैक कहता है क्योंकि पुलिस वाले मुझे उठा करके ले गए थे और उन लोगों ने घंटों तक मुझसे पूछताछ की। नाल्डो कहता है कि किस बेसिस पे वो आपको उठा के लेके गए? ब्लैक कहता है कि उनके पास एक तस्वीर है और उस तस्वीर में मैं हूँ और उसके साथ साथ मुझे पता लगा है कि उस तस्वीर में तुम भी हो। तो अगर तुम कुछ भी जोई मर्डर केस के बारे में जानते हो तो अभी बता दो। एक ऑफिसर को मारना छोटी बात नहीं है। अगर किसी ने ऑफिसर को मारा है तो उससे
उससे दूरी बनाना ही बेहतर है, वरना सारे के सारे लोग जाएंगे जेल के अंदर। नाल्डो कहता है कि मैं मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसने भी जोई को मारा है अच्छा किया है। वो बहुत ही करप्ट ऑफिसर था। वो जहाँ भी जाता था लोगों को परेशान करता था और हर एक लड़की पर उसकी गलत निगाह होती थी। उसे जिसने भी मारा है अच्छा किया है। वैसे लोग जीना डिजर्व नहीं करते। शहर में जितने भी गलत काम होते थे उसमें उसका हाथ होता था। वो एक बहुत ही घिरा हुआ इंसान था। वो थोड़े समय के लिए जेल में था और जेल के अंदर उसने पता है क्या किया, अपने सेलमेट का बलात्कार। कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। ये सारी बातें कहने के बाद वो निकल जाता है। ब्लैक ये सारी बातें किसी तरीके से स्कॉट तक पहुंचवा देता है। स्कॉट को ये बातें पहली बार पता चल रही है। वो सीधा पहुंचता है गैलवे के पास और उसे पूरी बात बताता है। गैलवे कहता है कि ये सारी बातें मुझे पहले से पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि उसके केस को छोड़ दो। हम उसके केस को जितना कुरेदेंगे मुसीबत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उसका नाम उतना ही ज्यादा खराब होगा। वो एक बहुत ही घटिया ऑफिसर था। मैं चाहता हूँ कि उसके मौत के बाद कम से कम उसका परिवार सुकून से रहे और उन्हें पेंशन मिलती रहे हर एक महीने, ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। अगर ये सारी बातें सामने आ गई तब उसका पेंशन भी बंद हो जाएगा। ये सारी बातें कहने के बाद गैलवे कहता है कि तुमने ब्लैक को इंट्रोगेट क्यों किया, किस बेसिस पे आखिर तुमने उसे पकड़ा। स्कॉट कहता है कि जब मैं जोई के बारे में पता लगा रहा था तब सबसे पहले जब मुझे ये बात पता लगी कि वो करप्ट था तब मेरे सामने और भी बहुत सारे सबूत आ गए। वो बहुत सारे लोगों को शहर में ब्लैकमेल कर रहा था और उसमें सबसे पहला नाम था ब्लैक का। इसीलिए मुझे लगा कि ब्लैक का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए जोई को मारने में, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी जोई से। गैलवे कहता है कि मैं ब्लैक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो हर चीज कर सकता है मगर एक ऑफिसर को कभी भी नहीं मारेगा। उसे ये बात भी पता है कि FBI वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसने एक भी गलत काम किया तब वो सीधा जेल जाएगा, इसीलिए उसे छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है। तभी दूसरी तरफ हम नाल्डो को देखते हैं जो सीधा पहुंचता है मैनुअल के पास और जाकर के उसे बताता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जोई मारा गया। इन बातों को सुनने के बाद मैनुअल खुश हो जाता है। तब नाल्डो कहता है कि कहीं तुमने तो उसे नहीं मारा, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा मोटिव था उसे मारने का। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जोई ने जिस आदमी का बलात्कार किया था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैनुअल ही था और वो उसके साथ हमेशा कर रहा था। इसीलिए नाल्डो को लगता है कि मैनुअल के पास ही सबसे बड़ा कारण था उसे मारने का और उसने ही उसे मारा है। मगर मैनुअल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि जोई मारा गया है। तभी हम स्कॉट को देखते हैं उसकी नई पार्टनर के साथ जिसका नाम है ईवा। ये दोनों पहुंचते हैं जेनिन के घर पे और उसे बताते हैं कि जब हम छानबीन कर रहे थे तब सबसे पहली बात यही पता चली है कि जोई करप्ट था। उसने पूरे शहर के लोगों को परेशान कर रखा था। ऐसा कोई भी नहीं था जो उससे परेशान ना हो। अब इन सब पे इंक्वायरी बैठने वाली है। अगर ये सारी बातें बाहर आ गई तब जोई का नाम खराब होने वाला है। उसकी जो पेंशन मिलने वाली थी वो भी कहीं नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि उसके नाम पर और भी बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद जेनिन भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो, मेरे पति की मौत हो गई है। तुम लोगों का काम होना चाहिए कि उसका कातिल को ढूंढो, ना कि आकर के मुझे धमकाओ और मुझे परेशान करो कि उसका पेंशन भी बंद हो जाएगा। ईवा कहती है कि हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम तैयार रहो कि अगर उसकी पेंशन बंद हो जाए तभी तुम घर को चला सको। जेनिन समझ जाती है कि उसके हाथों से पैसे जाने वाले हैं। तब वो बात करती है स्कॉट से। उसे पता है कि वो स्कॉट को रिझा सकती है और स्कॉट उसकी बातों में आ भी जाता है। वो जोई के क्राइम्स को छुपाना शुरू कर देता है। उसे अब कैसे भी उसके कातिलों के बारे में पता लगाना है। उस तस्वीर में जितने भी लोग थे उसने सबसे पूछताछ कर ली। सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं और वो है इजाबेल और मैनुअल। वो मैनुअल को ढूंढने के लिए निकल जाता है मगर किसी को भी पता नहीं है मैनुअल के बारे में और जिन्हें पता भी होता है वो भी नहीं बताते स्कॉट को। इसी बीच इजाबेल को खबर मिलती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है इराक में। इस सदमे से सारे लोग टूट जाते हैं, इजाबेल भी। दूसरी तरफ मैनुअल जब अगले दिन काम पे पहुंचता है तब उसका बॉस कहता है कि एक डिटेक्टिव तुम्हें ढूंढते हुए आया था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ। मुझे लगता है कि तुम किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। इन बातों को सुनने के बाद मैनुअल को लगता है कि नाल्डो ने ही पुलिस वालों को बताया होगा उसके बारे में, वरना कोई पुलिस वाला उसे क्यों ढूंढेगा। नाल्डो का नाम सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि नाल्डो की मौत हो चुकी है। मैनुअल को समझ में नहीं आता कि नाल्डो को कौन मारेगा। उसका बॉस कहता है कि ब्लैक को शक हो गया था कि शायद उसने ही जोई को मारा है और वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा आदमी उसके गिरोह में रहे जिससे पुलिस वाले उसके भी पीछे आए। अब मैनुअल की हालत खराब हो रही है, वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम इजाबेल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो दिन भर बस रोती रहती है और ज्यादातर समय एलिसा के साथ बिताती है। तभी जब उसकी तबीयत खराब होती है तब वो पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। चेकअप करने के बाद डॉक्टर से उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। उसका पति तो सालों से इराक में है। वो घंटों इस बारे में सोचती रहती है। चर्च में पहुंचने के बाद उसे याद आता है कि हमेशा ईश्वर उसके सपने में आते हैं। तब उसे लगने लगता है कि ये ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने उसे तोहफा दिया है। दूसरी तरफ जेनिन पहुंचती है स्कॉट के पास और कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद था। वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। स्कॉट उसे रोकता है और कहता है कि ये गलत है, मगर जेनिन नहीं रुकती। वो कहती है कि मेरे पति की मौत हो चुकी है और तुम भी अकेले हो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तब स्कॉट भी उसकी बातों में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि जेनिन ये सारी चीजें क्यों कर रही है। वो सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उसके पति का पेंशन ना रुके और पैसे हर एक महीने उससे मिलते रहे। जब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं तब जेनिन पूरी सच्चाई बताती है स्कॉट को। कहती है कि जोई के बारे में मुझे पहले से सारी बातें पता थी कि जितने भी यहाँ पर ड्रग डीलर्स थे वो उन सबसे घूस लेकर के उनके साथ ही काम करता था। शहर में जितने भी गलत काम हो रहे थे उसे सब चीजों के बारे में पता था। वो इतना गिरा हुआ था कि उसने जेल में एक आदमी का बलात्कार कर दिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। तब उसने उस लड़के के पिछवाड़े में स्टिक डाल दी। मैं जानती थी उसकी घटिया हरकतें, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पैसों की जरूरत है। तुम चाहे कुछ भी करो, ये सारी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए और न ही उसका पेंशन रुकना चाहिए। स्कॉट समझ जाता है कि जेनिन अब उसे ब्लैकमेल कर सकती है, इसीलिए वो उसके साथ इंटीमेट हुई है। दूसरी तरफ इजाबेल पहुंचती है अपने पति के माता पिता के पास और उसके पूरे घर वालों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कहती है कि ये ईश्वर की संतान है, मगर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। वो सब लोग जानते हैं कि इजाबेल इन्हें बेवकूफ बना रही है, जरूर उसका किसी के साथ चक्कर
चक्कर है या तो फिर उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है। अब घर में झगड़े होने लगते हैं। वो नहीं चाहते कि एक बच्चलन औरत उनके घर में रहे। वो इजाबेल को घर से निकाल देते हैं। तब वो सीधा आती है अपने माता पिता के पास, मगर अभी भी वो दुखी है। दूसरी तरफ ब्लैक ढूंढ लेता है मैनुअल को और उसे जाकर के कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे साथ जोई ने क्या किया था और तुम लोगों के बीच क्या चल रहा था। अगर दुनिया में उसका कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो तुम ही थे। मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस वालों को जाकर के ये सारी बातें बताओ। मैनुअल कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा और तुम क्यों चाहते हो कि मैं पुलिस वालों के पास जाऊं। ब्लैक कहता है क्योंकि सबको लग रहा है कि मैंने जोई को मारा है और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ पुलिस वालों के पास। मगर मैनुअल मना कर देता है कि वो इस सब झमेले में नहीं फंसने वाला। तब ब्लैक उसे धमकी देकर के जाता है कि अगर वो नहीं गया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। थोड़े समय के बाद इजाबेल वापस आती है शहर में। वो चारों तरफ मैनुअल को ढूंढ रही है मगर कोई भी मैनुअल के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही लोग गायब हो रहे हैं, हमें पता नहीं कि उसने शहर छोड़ दिया या क्या हुआ उसके साथ। नाल्डो की मौत हो चुकी है, पता नहीं मैनुअल के साथ क्या हुआ है। इन बातों को सुनने के बाद इजाबेल डर जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो पहुंचता है गैलवे के पास और कहता है कि इस केस से लगभग मैंने सारी कड़ियों को जोड़ करके देख लिया। अब बस एक ही चीज बची है और वो है एक लड़की। वो तस्वीर को दिखाता है गैलवे को और कहता है कि इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं मैंने सबसे पूछताछ कर ली, सिर्फ इस लड़की को छोड़ करके। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जितने भी लोग इसमें हैं या तो मारे जा चुके हैं या तो गायब हो गए हैं। इसीलिए मैं इस लड़की के पास नहीं जा रहा। अगर मैं इसके पास गया तो वो लोग इसे भी मार देंगे। मगर मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़की कुछ ना कुछ तो जानती है। जिस रात जोई की मौत हुई थी उस रात ये भी मौजूद थी स्टेशन पे। मुझे कैसे भी करके इसके पास जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम इजाबेल को देखते हैं जब वो रोड पे घूम रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है एलिसा पे जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब वो एलिसा से बात करती है। एलिसा बताती है कि वो अपने घर में डरी और सहमी रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत ही ज्यादा पीटते हैं। वो अपने घर पे नहीं जाना चाहती। इन बातों को सुनने के बाद इजाबेल डिसाइड करती है कि वो एलिसा को अपने घर लेकर के जाए और अपने साथ रखेगी। जैसे ही वो एलिसा को घर लेकर के आती है एलिसा चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पिता मेरे साथ गलत काम करते हैं। इन शब्दों को सुनने के बाद अब एलिसा घबराने लगती है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। हम उस रात का दृश्य देखते हैं जब इजाबेला मेट्रो स्टेशन पर थी। तभी उसके पास जोई आया। उसने उसे पकड़ा और जबरदस्ती उसका बलात्कार किया। उसके बाद इजाबेल पागल हो गई। उसके पास एक चाकू था जिससे उसने जोई को स्टैब कर दिया और स्टैब करने के बाद रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। इजाबेल के लिए सदमा बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो इन सारी चीजों को भूल गई। और यहाँ पर हमें एक और बात पता लगती है कि एलिसा नाम की कोई लड़की कभी थी ही नहीं। इजाबेल हमेशा से उसे हेल्यूसिनेट कर रही थी क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत सारी गलत चीजें की थी उसके पिता ने। तब से उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी बन गई। उसे लगता था कि ये सारी चीजें एलिसा के साथ हो रही है, मगर एलिसा और वो दोनों एक ही है। और इजाबेल के साथ बचपन में ये सारी चीजें हुई थी और जवानी में उसके साथ जोई ने किया। तब वो और भी सदमे में चली गई और हेल्यूसिनेट करने लगी। इन सारी बातों को याद करने के बाद वो अपने पिता के पास पहुंचती है और उसे भी स्टैब करके मार देती है। उसने फाइनली सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो गैलवे से मिलता है। गैलवे कहता है कि अब हमें उसके केस को बंद कर देना चाहिए। जितनी चीजें हमें पता चलनी थी हमें सारी की सारी चीजें पता लग चुकी हैं। अब हम इस केस को हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। जोई मर चुका है, उसका नाम खराब करने का कोई भी हमारा इरादा नहीं है और ना ही अपने डिपार्टमेंट का। तो फाइनली इस केस को बंद कर दिया जाता है। स्कॉट भी शांत हो जाता है। तभी हम मैनुअल को देखते हैं जिसके पास ब्लैक आता है। ब्लैक उसे मारने वाला है मगर ब्लैक उसे मारता उससे पहले मैनुअल उसे मार देता है। तब हमें पता लगता है कि अब तक जितने भी लोग मारे जा रहे थे उन सारे लोगों को ब्लैक मार रहा था ताकि इस तरीके से पुलिस वाले शांत हो जाएं और कोई भी उसके पीछे ना आए। ब्लैक जेल नहीं जाना चाहता था और ना ही ये चाहता था कि पुलिस वाले उसके पीछे आए, मगर अंत में वही मारा गया। उसे मारने के बाद मैनुअल यहाँ से भाग जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।